नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, आज हम लोग ड्यूटी एग्जेम्पशन और रिमिशन स्कीम करेंगे। और मैं उसका आपको एक बार किताब दिखलाता हूँ। ये हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बुक, इसमें ड्यूटी एग्जेम्पशन और रिमिशन स्कीम लिखा हुआ है। और ड्यूटी एग्जेम्पशन में अगर आप देखेंगे तो नाम से ही पता लग रहा है एग्जेम्पशन का मतलब क्या हुआ। एग्जेम्पशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो हम आपसे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। यानी कि इंपोर्ट के वक्त जितने भी तरह की ड्यूटी लगती है, कस्टम टैरिफ एक्ट के थ्रू लगे या फिर फाइनेंस एक्ट के थ्रू लगे, ये सारी की सारी एग्जेम्प्ट है प्रोवाइडेड कि आप जो इंपोर्ट करने के बाद आप उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे उसको आप एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो और भी बहुत कंडीशंस है, लेकिन वन ऑफ द कंडीशंस ये भी है। तो ये ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम में दो चीजें हैं, एक है एडवांस ऑथराइजेशन और दूसरा है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन ये इंडस्ट्री यूज नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट होता है और यहाँ पर एडवांस ऑथराइजेशन में बेसिक कस्टम ड्यूटी भी एग्जेम्प्ट होता है प्लस IGST भी एग्जेम्प्ट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट इंडस्ट्री इसको यूज नहीं कर रही है, इसीलिए हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करेंगे भी नहीं। हम लोग किस पे करेंगे? एडवांस ऑथराइजेशन पे। करेक्ट है। दूसरी बात, जिस तरह से एडवांस ऑथराइजेशन है उसी तरह से EOU है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग। अगर आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट है EOU का, तो इसका मतलब LOI इज इक्वल टू एडवांस ऑथराइजेशन। तो जो भी बेनिफिट एडवांस ऑथराइजेशन को मिलता है वो सारे बेनिफिट EOU को भी मिलेगा। करेक्ट है। एडवांस ऑथराइजेशन में आप इनपुट इंपोर्ट करते हैं, और अगर आपको कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना है तो उसके लिए EPCG स्कीम है जो अलग चैप्टर में है। इसके बाद एक और स्कीम है जिसको हम लोग ड्यूटी रेमिशन स्कीम बोलते हैं। रेमिशन स्कीम मतलब, रेमिशन का मतलब होता है कैंसल, यानी कि आप इंपोर्ट कीजिए, ड्यूटी पे कीजिए, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हम वो ड्यूटी आपको वापस कर देंगे या फिर ड्रॉबैक दे देंगे। तो इसीलिए इसका नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। याद रखिएगा, दिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो DGFT है दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, लेकिन ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेट करता है। और ये हम लोग कस्टम्स में पूरी तरह से कर चुके हैं, इसीलिए इसको हम दोबारा नहीं कर रहे। एक और है रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइज, जिसमें पेट्रोल पे स्टेट लेवाई लगता है, वैट लगता है। तो उसके लिए ये टेक्सटाइल के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड इम्प्लीमेंटेड बाय DGFT। तो ये है, इसको ROSCTL भी बोलते हैं इसकी। अब मैं एक बार इसमें आऊं तो हम लोग कर क्या रहे हैं? एडवांस ऑथराइजेशन। मुझे एक बात बताएंगे, एडवांस ऑथराइजेशन में क्या इंपोर्ट कर रहे हैं आप? एडवांस ऑथराइजेशन में क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? इनपुट इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या एडवांस ऑथराइजेशन में अगर आप डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करेंगे तो IGST लगेगा या नहीं लगेगा? या फिर लोकल जो GST लगता है वो लगेगा या नहीं लगेगा? डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, जल्दी बताइए। एडवांस ऑथराइजेशन अगर आपके पास है और मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं और मैं लोकल ही परचेज कर रहा हूं, तो क्या मुझे एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? जल्दी बताइए। अमित जी कह रहे हैं नो, सुधाकर जी और जिनेश जी। आप लोग भूल गए, ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। दिस इज डीम्ड एक्सपोर्ट, सेक्शन 147। याद आया आप लोग को? तो जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है वो इंपोर्ट करता है तो भी एग्जेम्पशन है ड्यूटीज की,
और लोकली खरीदता है यानी कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करता है, तो बीइंग ए डीम्ड एक्सपोर्ट इसका एग्जेम्पशन मिल सकता है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, ये ए है सप्लायर, ये बी है रिसिपिएंट, और इसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है। नहीं नहीं, 0.1% वाला नहीं है, 0.1% वाला तो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, या मर्चेंट एक्सपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये ए है, ये बी है, ए बी को सप्लाई कर रहा है और इसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है। तो ये एडवांस ऑथराइजेशन के बेसिस पे या तो इससे जीएसटी लेगा, अगर जीएसटी लिया तो इसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं, और रिफंड क्लेम कर लेगा ए, नहीं सॉरी, जीएसटी अगर लिया तो कोई एक रिफंड क्लेम करेगा, ए करेगा या बी करेगा। सही बात है, याद आया आपको? तो यहाँ एग्जामिशन की बात नहीं है, लेकिन कोई मान लीजिए 100 प्लस 0 इक्वल टू 100 है, तो ए को जीएसटी तो देना पड़ेगा। हाँ या ना? और फिर वो रिफंड क्लेम करेगा, इससे लेगा नहीं लेकिन इसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसने दूसरा ऑप्शन 100 प्लस 18 इक्वल टू 118 है, इसने 18 रुपीज जमा करवा दिया है, तो ये बी 18 रुपीज का रिफंड क्लेम कर लेता है। जिसके पॉकेट से निकलेगा वही रिफंड क्लेम करेगा। तो आप एक बार सेक्शन 147 जो हमने किया था आपके साथ, एलयूटी का कॉन्सेप्ट डीम्ड एक्सपोर्ट में नहीं है। फिजिकल एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया पे ही एलयूटी का कॉन्सेप्ट आता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का। करेक्ट है? ये अलग बात है, डिक्लेरेशन ये सब दे सकता है। एडवांस ऑथराइज एप्लीकेबल ऑन 100% एक्सपोर्ट। अमित जी, क्या होता है ना कि जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है उसको एक्सपोर्ट करता है वो। मान लीजिए इंपोर्ट किया, उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करेगा। जब वो फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा तो जो इंपोर्टेड इनपुट्स है या जीएसटी इसके पॉकेट से निकला है, इंपोर्टेड इनपुट पे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जीएसटी अगर इसके पॉकेट से निकला है तो एग्जेम्पशन क्लेम कर लेगा। फिर सारे प्रोसीजर्स हमने जीएसटी के लेक्चर में किए भी थे। करेक्ट है? हम लोग वापस आते हैं। तो एडवांस ऑथराइजेशन अगर किसी के पास है तो इंपोर्टेड गुड्स के इनपुट भी एग्जेम्प्ट है, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का जीएसटी भी एग्जेम्प्ट है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, और दैट इज डीम्ड एक्सपोर्ट, और ये तो एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास ईपीसीजी का लाइसेंस होना चाहिए। कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन ये सब अगर इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास ईपीसीजी का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो आप कैपिटल गुड्स अगर इंपोर्ट करेंगे तो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए वो एग्जेम्प्ट है, प्लस अगर डोमेस्टिक प्रोक्योर करेंगे तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। सही बात है? इसके बाद ईओयू इक्वल टू एडवांस ऑथराइजेशन इक्वल टू ईपीसीजी, यानी कि अगर आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट है, लेटर ऑफ परमिशन है, तो इट इज एज इक्वल टू एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी। कहने का मतलब अगर ईओयू का सेटअप करने का अगर आपको ऑथराइजेशन मिल चुका है और वो उसको हम लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ परमिशन बोलेंगे, तो वो इंपोर्ट कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, और
डोमेस्टिक प्रोक्योर करेगा तो इसको क्या हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं, हाँ या ना? यस। तो सेक्शन 147 में 3 डीम्ड एक्सपोर्ट हो गए, जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, जिसके पास ईपीसीजी है, जिसके पास ईओयू है, और चौथा एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाला भी था। 4 ही तो थे, हाँ या ना? जब हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे तो 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, ठीक है? तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको। इसके बाद अगर आप एससीजेड देखेंगे, एसईजेड, तो एससीजेड के बारे में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कुछ नहीं कहता है। इसके लिए एससीजेड एक्ट पढ़ना पड़ेगा और एससीजेड के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे आपके साथ, थोड़ा बहुत हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन एससीजेड को अगर आप सप्लाई करते हैं, इफ यू सप्लाई टू एससीजेड, इज इट डीम्ड एक्सपोर्ट? ए अगर एससीजेड को सप्लाई करता है तो इज इट डीम्ड एक्सपोर्ट, यस और नो? नो, इट इज जीरो रेटेड सप्लाई एज पर जीएसटी। डीम्ड एक्सपोर्ट तो 4 ही है ना। हमने डीम्ड एक्सपोर्ट जो सेक्शन 147 डिफाइन करता है, दूसरी बात एकदम ध्यान से बताइएगा, एज पर कस्टम्स एक्ट इज इट एक्सपोर्ट? एज पर कस्टम्स एक्ट इज इट एक्सपोर्ट? क्योंकि कस्टम्स एक्ट में एक्सपोर्ट का मतलब क्या लिखा हुआ है कि टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया, और एससीजेड में गुड्स आर नॉट टेकन आउटसाइड इंडिया। फिर एक दूसरा सवाल, एज पर एससीजेड एक्ट, as per SCZ Act, supply to SCZ is an export. As per SCZ, supply to SCZ is an export, yes or no? अपर्णा जी आप पूछ रहे हैं सप्लाई टू ईओयू आल्सो जीरो रेटेड इन जीएसटी, नो, सप्लाई टू ईओयू आर डीम्ड एक्सपोर्ट्स, तो उसमें रिफंड है। एज पर SCZ, सप्लाई टू SCZ is an export, yes. So supply to SCZ is not a deemed export. It is not export as per Customs Act, but it is export as per SCZ Act. Correct? अगर it is an export as per SCZ, तो A क्या फाइल करेगा? A क्या फाइल करेगा? इनवॉइस तो बनाएगा ही नहीं, एलईओ तो डिपार्टमेंट देता है। ओहो, ये फाइल करेगा शिपिंग बिल। आप हमारा नाम मत खराब करें अपर्णा जी, ये फाइल करेगा शिपिंग बिल। सही बात है या नहीं? फॉर सप्लाई टू एससीजेड, करेक्ट? अब मुझे जिनेश जी कोई डाउट हो रहा है आपको? क्या है बताइए, डाउट क्या है? ओनली इनवॉइस इज नॉट सफिशिएंट, करेक्ट। व्हाई आई विल टेल यू, क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करने पड़ते हैं। वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज काउंटेड, अगर आप एससीजेड को भी सप्लाई करेंगे इट इज काउंटेड, और एससीजेड से अगर आप फॉरेन करेंसी लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, तभी काउंट होता है। इंडियन करेंसी में एक एक्सेप्शन है जो हमने लास्ट क्लास में बताया था वहां, तो शिपिंग बिल इज नेसेसरी।
और तो जीएसटी के आप GSTR1 पढ़िए, उसके इंस्ट्रक्शन। मैं बस एक और सवाल ले लेता हूं उसके बाद। जब SCZ ए को सप्लाई करता है, SCZ ए को सप्लाई करता है, तो इट इज नॉट डीम्ड एक्सपोर्ट। और ये डीम्ड इंपोर्ट का कोई चक्कर नहीं है, और डीम्ड एक्सपोर्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या ये इंपोर्ट है एज पर कस्टम्स एक्ट? नो। इज इट इंपोर्ट एज पर SCZ एक्ट? यस, इट इज इंपोर्ट। और ये फाइल करेगा बिल ऑफ एंट्री। ये तो GSTR1 के इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है। हाँ या ना? और हमने बताया भी आपको। नहीं, इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी है, शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एंट्री नीड टू बी फाइल्ड, नीड टू बी फाइल्ड। आप लोगों ने कभी फाइल नहीं किया है? ओके। तो क्या आप लोग कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट्स लेते हैं? डू यू टेक एनी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स? नहीं, MEIS ये सब बेनिफिट नहीं लेते हैं ना आप लोग? ओके, इसीलिए शायद जरूरत नहीं पड़ी होगी, इसीलिए शायद जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन अगर आपको MEIS SEIS का बेनिफिट चाहिए तो ये इसी से मिलेगा ना, और कैसे मिलेगा? GST का बेनिफिट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इट इज ए जीरो रेटेड सप्लाई एज पर GST लॉ। लेकिन ये एक्सपोर्ट है तभी मिलेगा, है ना? तो मैं आपको ना इसका लिखा हुआ भी कहीं दिखा दूंगा आपको। यस, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स ये सब लेने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। करेक्ट है? चलिए अब आइए वापस आते हैं हम लोग। तो ये SCZ की कहानी है। मर्चेंट एक्सपोर्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं आपके साथ पिछले क्लासेस में, कि इसके पास एडवांस ऑथराइजेशन नहीं है, EPCG नहीं है, EOU नहीं है, ये SCZ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेनिफिट ले सकता है। इसके लिए GST लॉ में सिर्फ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए, याद रखिएगा, इंपोर्ट के लिए नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 0.1% पे खरीद ले और ये एक्सपोर्ट कर दे। इसके बाद इसका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये सब जो सप्लायर कर रहा है उसका रिफंड मिल जाता है, ये तमाम सारे तरह की चीजें, मतलब उसको रिपीट करने की शायद जरूरत ना पड़े। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो एक सप्लायर है, ये मर्चेंट एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्ट करता है, हमने थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में भी किया था। ये इसको 0.1% से सप्लाई कर देगा, ये एक्सपोर्ट कर देगा, ये रिफंड ले लेगा ये 0.1% का। सही बात है या नहीं है? ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड ले लेगा। करेक्ट। और इसको भी अगर एक्सपोर्ट बेनिफिट्स चाहिए तो ये जब एक्सपोर्ट करेगा तो शिपिंग बिल में इसका भी नाम होना चाहिए और इसका भी नाम होना चाहिए। करेक्ट। चलिए, एक और है बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग, जो हमने कस्टम वेयर हाउसिंग में किया था आपके साथ,
और मैंने कहा था आज के डेट में गवर्नमेंट इसको काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग को। आप अब यहां भी आपके पास एडवांस ऑथराइजेशन नहीं है, आपके पास ईपीसीजी नहीं है, आपके पास डीम्ड एक्सपोर्ट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर यू आर ईओयू नॉर यू आर मर्चेंट एक्सपोर्टर। आप मर्चेंट एक्सपोर्टर भी नहीं, यू आर ए मैन्युफैक्चरर, यू आर ए मैन्युफैक्चरर। अब अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इनपुट्स इंपोर्ट करते हैं और आपकी फैक्ट्री है, सेक्शन 65 ऑफ कस्टम्स एक्ट में आप परमिशन ले लो और इस फैक्ट्री को बना दो वेयर हाउस। कौन सा वेयर हाउस? प्राइवेट वेयर हाउस। याद है आपको? अंडर सेक्शन 58। तो 58 में इस अपनी फैक्ट्री को, योर ओन फैक्ट्री, टेक ए लाइसेंस एंड मेक ए प्राइवेट वेयर हाउस अंडर सेक्शन 58 बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स, और 65 में परमिशन टू मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए। अब आप इंपोर्ट कीजिए, अब इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके वेयर हाउस में जा रहा है, ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड, यू आर नॉट पेइंग ड्यूटी, नो ड्यूटी, यस और नो? और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करेंगे तो क्या ड्यूटी देनी पड़ेगी? जीएसटी देना पड़ेगा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए। मान लीजिए एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको इंपोर्टेड गुड्स भी यूज करना पड़ता है और डोमेस्टिक गुड्स भी यूज करना पड़ता है। इंपोर्टेड गुड्स में तो आपने ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड साइन कर दिया तो आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, तो आपको एडवांस ऑथराइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, करेक्ट है? लेकिन अगर आप डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करेंगे तो क्या आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी? जीएसटी देना पड़ेगा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, यस, ये देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव एडवांस ऑथराइजेशन, तो डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं होगा। आप मर्चेंट एक्सपोर्टर नहीं है, यू आर ए मैन्युफैक्चरर, तो 0.1% का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपका पैसा ब्लॉक होगा, करेक्ट है? फिर अगर अब मान लीजिए आपने जीएसटी दिया, अब अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्टेड ड्यूटी पे, इंपोर्ट का बेसिक कस्टम ड्यूटी कभी नहीं देना पड़ेगा। ये जीएसटी जो आपने दिया है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पे, आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, यस और नो? तो पूरे इस सिस्टम में ये चार और ये, मुझे पर्सनली बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि आपको एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं जो हम लोग करेंगे, तो अगर आप ये झंझट को नहीं पालना चाहते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन के कंप्लायंस आप नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑब्वियसली क्लाइंट जो है वही माई बाप है, वो जो डिसाइड करेगा, वो तो आपको कैश फ्लो बनाएंगे तो अपने आप पता लग जाएगा विच इज मोर बेनिफिशियल टू द क्लाइंट। और एग्जाम में अगर केस लॉज आता है, केस स्टडीज सीए के एग्जाम में, तो ऑब्वियसली इस पूरे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कंपैरिजन तो तभी करेंगे, केस स्टडीज में ये सारी बातें बता देंगे और बताएंगे कि विच इज मोर बेनिफिशियल, तो आपको डिसाइड करना होगा। सही बात है या नहीं? अब एक है DFIA, विच इज मोर और लेस इक्वल टू एडवांस ऑथराइजेशन विथ वन डिफरेंस कि यहां पर आपको सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन मिलता है, यहां पर बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस IGST का एग्जेम्पशन मिलता है, प्लस डीम्ड एक्सपोर्ट भी कहलाता है। यहां पर वो सब नहीं है, तो रेयरली इंडस्ट्री इसको यूज करती है, करेक्ट है? और ये MEIS SCIS मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो ब्लॉक क्रेडिट है जीएसटी में, क्या इसका आपको रिफंड मिलता है?
एक्सपोर्ट करने के बाद? यस और नो? क्या ब्लॉक क्रेडिट का आपको रिफंड मिलता है या नहीं मिलता व्हेन यू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स? यस और नो? नहीं मिलता। तो ऐसे कई सारे टैक्सेस हैं जिसका रिफंड नहीं मिलता, और गवर्नमेंट इसको कहती है दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी के कारण हम ये आपको एक्स्ट्रा, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको 5% ऑफ FOB वैल्यू हम आपको ये पैसा देंगे। मर्चेंट एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम। तो ये 5% FOB, WTO said that it is a kind of subsidy which you cannot give, और इसको आप रिप्लेस कीजिए, और इसको रिप्लेस करके ये 17 सबसेक्शन 5 का ये सब जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है उससे वो रिप्लेस करेंगे। सही बात है? बताइए हाँ या ना। अब फटाफट देखिए, हमने सब बनाया हुआ भी था। अगर आपके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, EPCG है या EOU है, अगर आप हैं एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG या EOU, तो अगर इनपुट या कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट करेंगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, IGST और अदर ड्यूटीज एग्जेम्प्ट होगा। सही बात है? अगर आप डोमेस्टिक प्रोक्योर करते हैं इनपुट्स या कैपिटल गुड्स का, तो GST या तो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा या फिर यू कैन क्लेम रिफंड। करेक्ट है? ये एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG, EOU कौन अप्लाई कर सकता है? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर अप्लाई कर सकता है। मर्चेंट एक्सपोर्टर तभी अप्लाई कर सकता है व्हेन इज टाइड टू ए सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, अदरवाइज नो। ट्रेडर अप्लाई नहीं कर सकता। सही बात है? तो मर्चेंट एक्सपोर्टर इज द ट्रेडर एंड इट कैन अप्लाई ओनली व्हेन ही इज टाइड टू ए सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। तो इसके फॉर्म्स आते हैं, फॉर्म्स में आप टिक करना पड़ता है, यू आर ए मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर या मर्चेंट एक्सपोर्टर। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर में टिक करते हैं तो आपको सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर का नाम लिखना पड़ता है वहां पर। अगर आप फॉर्म स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा। सही बात? EOU जब हम लोग करेंगे EOU, तो इसमें सर्विस प्रोवाइडर भी अप्लाई कर सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला भी अप्लाई कर सकता है, एग्रीकल्चरिस्ट अप्लाई कर सकता है। तो EOU में दायरा बहुत बड़ा है। आगे करते हैं। SCZ अगर इंपोर्ट करता है तो SCZ के लिए अगेन बेसिक कस्टम ड्यूटी, IGST एंड अदर ड्यूटीज एग्जेम्प्ट होगी। और ये कहां लिखा होगा? SCZ एक्ट में लिखा होगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। और SCZ अगर डोमेस्टिक प्रोक्योर करता है इनपुट या कैपिटल गुड्स का, या तो एग्जेम्प्ट है और या फिर क्लेम रिफंड। एंड दिस इज जीरो रेटेड सप्लाई। दिस इज जीरो रेटेड सप्लाई। मैं आपको यहां लिखलाता हूं, यहां पर हमने लिखा है डीम्ड एक्सपोर्ट। अगर एडवांस ऑथराइजेशन EPCG हो तो इट इज डीम्ड एक्सपोर्ट। SCZ में हमने क्या लिखा है? SCZ में इट इज जीरो रेटेड सप्लाई। सही बात है? फर्क नजर आ गया आपको? अब मर्चेंट एक्सपोर्टर अगर आप हैं, अगर आप कोई इनपुट्स इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। डोमेस्टिक प्रोक्योर करते हैं तो आप 0.1% से आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। इट इज ए टैक्सेबल सप्लाई। फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट करता है, अब मुझे बताइएगा, करेक्ट है? एक मर्चेंट एक्सपोर्टर ने कुछ इनपुट्स या कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, फिर इसको एक्सपोर्ट कर दिया। बताइए, क्या मर्चेंट एक्सपोर्टर को इस इंपोर्ट ड्यूटी का एग्जेम्पशन तो नहीं मिला? तो क्या बेनिफिट मिलेगा?
क्योंकि उसने एक्सपोर्ट कर दिया है। ड्यूटी ड्रॉबैक, करेक्ट, ही कैन क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक। और यहां पर वो जीएसटी का रिफंड ले लेगा। सही बात है या नहीं? बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग, अब बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है? इंपोर्ट करेगा नो ड्यूटी क्योंकि बॉन्ड साइन किया हुआ है। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करेगा तो पे टैक्स जीएसटी। अब ये एक्सपोर्ट करता है तो बताइए, अब ये एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड क्लेम करेगा या ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करेगा? इसका ड्रॉबैक का तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि इसने इंपोर्ट ड्यूटी तो दिया ही नहीं है, सिर्फ जीएसटी का रिफंड क्लेम करेगा। करेक्ट है? यहां आते हैं अभी, जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है ये एक्सपोर्ट करता है, क्या ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करेगा? नहीं, क्योंकि एग्जेम्प्ट था। बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग में तो ड्यूटी दिया ही नहीं, एग्जेम्प्ट था। क्या जीएसटी का रिफंड क्लेम करेगा? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसको भी एग्जेम्प्ट ही मानिए आप। सही बात है या नहीं? अगर इसने जीएसटी पे किया है तो रिफंड क्लेम कर लेगा, नहीं तो एग्जाम तो है ही। तो जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है उसका पूरा चेन खरीदने से लेकर एक्सपोर्ट करने तक एग्जाम्प्ट है। एससीजेड का भी पूरा चेन एग्जाम्प्ट है। खरीदने से लेकर एक्सपोर्ट करने तक, यस और नो? मर्चेंट एक्सपोर्टर का क्या पूरा चेन एग्जाम्प्ट है? मर्चेंट एक्सपोर्टर का इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक है, और इंपोर्ट ड्यूटी 100% देता है ये। ड्यूटी ड्रॉबैक या तो 74 में क्लेम करेगा, 75 में क्लेम करेगा। 75 का तो कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। जब भी वो क्लेम करेगा वो 74 ही क्लेम करेगा। जो गुड्स इंपोर्ट किया वही गुड्स एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो मर्चेंट एक्सपोर्टर जनरली इंपोर्ट नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं बनता इसका। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर जब भी करता है डोमेस्टिक प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट करता है, या तो मर्चेंट एक्सपोर्टर एडवांस ऑथराइजेशन ले ले, हु इज टाइड टू सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। करेक्ट है कि नहीं? याद कर लीजिएगा इसको। अगेन बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो क्या पूरा का पूरा चेन एग्जेम्प्ट है बॉन्ड मैन्युफैक्चरर का? पूरा चेन में अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी तो नहीं लग रहा है, लेकिन जीएसटी वाला ड्यूटी ये लग रहा है। लेकिन अगर उसको जीएसटी, उसको सारा का सारा इंपोर्ट करना है, इंपोर्टेड गुड्स से ही वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, डोमेस्टिक गुड्स खरीदना ही नहीं है, तो पूरा चेन एग्जेम्पशन में आ गया।
लेकिन थोड़ा बहुत तो डोमेस्टिक गुड्स खरीद ही रहा होगा। मान लीजिए एक मेन आर्टिकल इंपोर्ट करता होगा, लेकिन बाकी और भी बहुत सारी चीजें लगती है, स्पेयर पार्ट्स ये सब लगती है या कुछ और लगता है, छोटी मोटी चीजें, वो तो डोमेस्टिक प्रोक्योर ही करेगा, है ना। आप पूरे उस सिस्टम में आप अगर आप देखेंगे तो आप अच्छा एडवाइस भी कर पाएंगे, और केस स्टडी आएगा तो अच्छा लिख भी पाएंगे आप कि कौन सा मोर बेनिफिशियल होगा आपके ऊपर। करेक्ट है। तो मैंने सब पूरा जितना भी चेन था मैंने सारा कंपेयर कर दिया है। नाउ यू कैन टेक द राइट डिसीजन। अब हम लोग सबसे पहले एडवांस ऑथराइजेशन करते हैं आपके साथ और उसके कंडीशंस पढ़ते हैं। यहां से पैरा 4.02 से शुरू होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके सारे पैराग्राफ, उसके बाद हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर, उसके सारे पैराग्राफ। तो हम लोग ये यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्लाइड्स में सारा समझा देता हूँ ताकि पढ़ना आसान हो जाए। सबसे पहले एडवांस ऑथराइजेशन कर रहे हैं। एडवांस ऑथराइजेशन कौन अप्लाई कर सकता है? ट्रेडर अप्लाई कर सकता है, हाँ या ना? क्या सर्विस प्रोवाइडर अप्लाई कर सकता है, हाँ या ना? क्या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर अप्लाई कर सकता है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर अप्लाई कर सकता है जो एक्सपोर्ट नहीं करता है, जो एक्सपोर्ट नहीं करता है वो भी नहीं कर सकता। यू शुड बी ए मैन्युफैक्चरर प्लस एक्सपोर्टर। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर यानी कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करना कंपलसरी है, ये याद रखिएगा। नहीं तो एडवांस ऑथराइजेशन में जितनी इंपोर्ट ड्यूटी का एग्जेम्पशन मिला है वो सारा आपसे सूद समेत वापस ले लिया जाएगा। ट्रेडर कब अप्लाई कर सकता है? ट्रेडर कब अप्लाई कर सकता है? when is tied to supporting manufacturer, मर्चेंट एक्सपोर्टर यानी कि ट्रेडर। और ट्रेडर कौन सा? जो एक्सपोर्ट कर रहा, जो एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड विद सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। करेक्ट है। अब एडवांस ऑथराइजेशन में और भी कंडीशन है प्लस। तो पहला ये कंडीशन, उसके बाद कौन कितने वैल्यू का आप इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री। तो उन्होंने कहा कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पिछला 2 फाइनेंशियल ईयर में आपका एक्सपोर्ट वैल्यू कितना था। तो ये केस 1 है, ये केस 2। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एक्सपोर्ट वैल्यू है तो ये कहता है 2 फाइनेंशियल ईयर क्यों लिखा है, भगवान ही मालिक है। तो बोलता है अगर 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एक्सपोर्ट वैल्यू है तो पिछला फाइनेंशियल ईयर का 3 टाइम्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका 3 टाइम्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि 15 करोड़ का 3 टाइम्स कितना हो गया? 45 करोड़ और 1 करोड़ विच एवर इज हायर। सही बात है। तो एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कितना है? 15 करोड़। तो इंपोर्ट ऑब्वियसली सीआईएफ वैल्यू में देखेंगे तो सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट आपका मैक्सिमम 45 करोड़ हो सकता है। करेक्ट है। अगर सर मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 में और 2 में, मैं तो अभी अभी शुरू ही कर रहा हूं बिजनेस अपना, तब तो 1 करोड़ विच एवर इज हायर। तो सीआईएफ वैल्यू 1 करोड़ तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो लिमिटेशन है। अब यहां पर 20 लाख और 30 लाख था, तो 30 लाख का 3 टाइम्स 90 लाख और 1 करोड़ विच एवर इज हायर। कोई दिक्कत यहां तक?
क्या दीजिए? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई कर रहा हूं उसका पिछला फाइनेंशियल ईयर। अब अगर आपने 100 रुपया का इंपोर्ट किया है, तो ये जो 100 रुपया का इंपोर्ट किया है, कौन सी वैल्यू देखेंगे? सीआईएफ वैल्यू या एफओबी वैल्यू? अरे बोलिए, सीआईएफ वैल्यू। अब अगर आप इंपोर्ट करेंगे और आपने मान लीजिए बेसिक कस्टम ड्यूटी है आपकी 10%, तो ये 10 रुपीज आपने सेव कर लिया। सही बात है या नहीं? तो गवर्नमेंट आपको 10 रुपए बचाने दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि आप इससे, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर है टाइड विद सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, इससे आप फाइनल गुड्स बनाइए। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की पहली क्लास याद कीजिए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जोर दे रही है, तो उससे फाइनल गुड्स बनाइए और इसको एक्सपोर्ट कीजिए। अब ये जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया 80 रुपीज का, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एफओबी वैल्यू है। क्या गवर्नमेंट को कोई फायदा हुआ 10 रुपया का आपको ड्यूटी आपसे नहीं लेके? आपने वैल्यू एडिशन तो किया नहीं। 100 रुपया फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के बाहर गया, आया वापस सिर्फ 80 रुपीज। तो गवर्नमेंट कहती है ये नहीं चलेगा, कि आपको मिनिमम वैल्यू एडिशन 15% का करना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू एडिशन 15% का करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्सपोर्ट वैल्यू कितना होना चाहिए? कम से कम 115। सही बात है या नहीं? अब ये मिनिमम वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू एडिशन का परसेंटेज है 15% कैलकुलेट कैसे करना है, वो तो बहुत आसान है। CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज 10, FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज 15। तो आपने वैल्यू एडिशन कितना किया है? वैल्यू एडिशन कितना किया? 5 डिवाइडेड बाय 15 हमने गलत लिखा है, एक बार किताब देख लेते हैं। A माइनस बी, ए क्या है? एफओबी, बी है CIF। तो CIF वैल्यू से डिवाइड करना है। CIF वैल्यू इज 10। ठीक है, तो कितना वैल्यू एडिशन हो गया? 50%। सही बात है। और कंडीशन, गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स भी बनाया हुआ है। इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स में अगर मैं आपको बोलूं तो ये है क्या, और गवर्नमेंट ने कई प्रोडक्ट्स के ऊपर ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स फिक्स किए हैं। मैं आपको पहले दिखलाता हूं। ये मैंने ऑब्वियसली डाउनलोड किए थे, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स, इंजीनियरिंग नोट्स 1, 2, फूड प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, फ्यूल, जनरल इंडेक्स, लेदर, फिश एंड मैराइन, पैकिंग, टेक्सटाइल नोट्स। एक एक पेज का है, तो मैंने प्लास्टिक का कुछ निकाला। अब देखिए ग्रामेज के बेसिस पे, एक तो हमने वैल्यू बता दिया कि 15% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए, प्लस ग्रामेज भी वो बता रहे हैं। बोल रहे द कंपोजिट वेट इन ग्राम पर स्क्वायर मीटर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इज टू बी कैलकुलेटेड A plus B plus C plus D plus E equal to F। A इक्वल टू फर्स्ट लेयर इतना ग्राम का होना चाहिए। सेकंड में आपको इस थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। मान लीजिए आपने फाइनल प्रोडक्ट किसी टेक्सटाइल का आपने जो एक्सपोर्ट किया है वो 10 मीटर एक्सपोर्ट किया है, और ये धागे से बना है। ठीक है, धागा 1, धागा 2, धागा 3, धागा 4, धागा 5।
बोला ये 10 मीटर में ये धागा जो 1 है ये 2 मीटर होना चाहिए, ये 3 मीटर होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, इन दोनों को मिला के बैलेंस होना चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। क्लियर है ये बात आपको? तो बेसिकली ये कर क्या रहा है? आज हम लोग टेक्निकल के बंदे तो हैं नहीं, ये तो टेक्निकल बंदे को दिखलाएंगे, इंजीनियर को दिखलाएंगे, वही बता सकता है। एग्जाम्पल, 1 ग्राम ऑफ एक्सपोर्ट शुड कंटेन 80% ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। आज आप जो देख रहे हैं कि ये क्या सभी प्रोडक्ट के लिए उन्होंने बनाया है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स? सभी प्रोडक्ट के लिए नहीं है। जब सभी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म, और आप वो एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जिसका नहीं है, तो अप्लाई कर दीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये एक नॉर्म्स कमिटी उन्होंने बनाई है, नॉर्म्स कमिटी डिसाइड कर देगा। और एक सेल्फ असेसमेंट बेसिस, यानी कि सेल्फ रेटिफिकेशन बेसिस या सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, ये भी है। तो एडवांस ऑथराइजेशन लेने के लिए ये सारे कंडीशंस के साथ साथ वैल्यू एडिशन 15%, क्वांटिटी कम से कम इंपोर्टेड गुड्स का इतना परसेंटेज होना चाहिए, वो नहीं है तो अगर आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स में उस जो आपने लिस्ट दिखलाई उसमें आता है तो अच्छी बात है। 1 ये, दूसरा सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम, तीसरा है नॉर्म्स कमिटी द्वारा, चौथा है सेल्फ डिक्लेरेशन वाला। तो सेल्फ रेक्टिफिकेशन समझ लीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन ही है, लेकिन कुछ अलग कहानी हम लोग करेंगे आपके साथ, जहां पर ये ऑडिट भी करने आएंगे पोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर के बाद। इतना पढ़ने के बाद आप बताइए बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग आपको कैसा लग रहा है? क्या बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग में कोई क्वांटिटी इतना इंपोर्ट कर सकता है, इतना नहीं कर सकता, कुछ है, कोई कंडीशन है? इतना वैल्यू एडिशन होना चाहिए, कोई कंडीशन है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स का कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं। और अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई, अगर आपके पास एडवांस ऑथराइजेशन लिया है आपने और ये कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं किया है, तो आपसे वो ड्यूटी मांगेंगे सूद समेत। और ये हेडेक क्लाइंट के लिए भी है और डिपार्टमेंट के लिए भी है। उसके बाद कुछ और कंडीशंस, एक्चुअल यूजर कंडीशन। ना व्हाट इज दिस एक्चुअल यूजर कंडीशन? कि जो इंपोर्ट करेगा वही यूज करेगा, आप बेच नहीं सकते इसको। समझ में आया एक्चुअल यूजर कंडीशन का मतलब? जो इंपोर्ट करेगा वही यूज करेगा, आप बेच नहीं सकते। दिस इज एक्चुअल यूजर कंडीशन। यस। फिर एडवांस ऑथराइजेशन ऑन कंसाइनमेंट बेसिस एप्लीकेबल फॉर ऑल गुड्स, और एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ओनली फॉर एसआईएन गुड्स, यानी कि जो नोटिफाइड है। करेक्ट है? यानी कि हर कंसाइनमेंट के लिए आपको अलग एडवांस ऑथराइजेशन चाहिए। एक और है, दैट इज प्री इंपोर्ट कंडीशन। ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि पहले से आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर होना चाहिए, तभी आप एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस कंडीशन हैज बीन डन अवे विद, हमने जीएसटी में भी किया था आपके साथ।
इसके बाद ये कहते हैं कि अगर आपने इंपोर्ट किया है एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट, तो आप उससे मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कीजिए 15% का मिनिमम वैल्यू एडिशन प्लस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स फॉलो कीजिए, यानी कि जितना इंपोर्टेड गुड्स आपने इंपोर्ट किया है उसका कुछ परसेंटेज उसमें फाइनल गुड्स में होना चाहिए, वेस्टेज आर अलाउड। इन जो एक्सपोर्ट होना चाहिए वो 18 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए, दैट इज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अगर 18 मंथ के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो 6 महीने का एक्सटेंशन, फिर 6 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा अगर आप 50% आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं तो। सही बात है। इसके बाद जो आपका एडवांस ऑथराइजेशन है उसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स, एक्सटेंशन 6 महीने का, फिर सेकेंड एक्सटेंशन 6 महीने का, ये मिल सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? अब प्रोहिबिटेड गुड्स, आपके पास एडवांस ऑथराइजेशन, आप कहेंगे मुझे प्रोहिबिटेड गुड्स इंपोर्ट करने दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप रिस्ट्रिक्टेड गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लाइसेंस की तो जरूरत पड़ेगी, तो एडवांस ऑथराइजेशन प्लस ऑथराइजेशन, करेक्ट है। एसटी स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस के थ्रू है तो नॉट अलाउड, लेकिन आप एसटी से खरीद सकते हैं। फ्री है तब तो अलाउड है ही। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोक्योर कीजिए इन सारे गुड्स को। अब इस इंपोर्टेड गुड्स से जब आप फाइनल गुड्स बनाएंगे और वो फाइनल गुड्स प्रोहिबिटेड बन गया तो अलाउड नहीं है, अलाउड सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन। इन इंपोर्टेड गुड्स से अगर स्कॉमेड गुड्स बन जाता है तो अलाउड सब्जेक्ट टू कंडीशंस। और एसटी वाला गुड्स बन जाता है तो अलाउड सब्जेक्ट टू एनओसी फ्रॉम एसटी, और फ्री है तो अलाउड है, करेक्ट है। तो मैं आपको बताऊं तो एग्जाम में इतने डीप क्वेश्चन आए आपके, अभी तक तो आया नहीं। इसके बाद आपको जब एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा तो आप इंपोर्ट्स खरीद सकते हैं, फ्यूल, कैटलिस्ट और ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं या डोमेस्टिक प्रोक्योर कर सकते हैं, करेक्ट है। और ये जो वैल्यू एडिशन नॉर्म्स हमने बताया 15% जनरल था, कुछ प्रोडक्ट्स में 8% भी है। याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, मैंने आपको सिर्फ एक अपेंडिक्स 4D में लिखा हुआ है। तो हमने एडवांस ऑथराइजेशन कंप्लीट कर लिया, एक बार मैं किताब में पढ़ देता हूं ताकि आपको जब एक्चुअली में याद करना हो तो यहीं से याद करेंगे। पढ़ना शुरू करें। If someone can make points, जो भी हमने पॉइंट्स, वैसे तो हमने इसमें बता ही दिया था कितने पॉइंट्स हैं। एडवांस ऑथराइजेशन में पॉइंट्स कितने हैं? पहला तो ये मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर। दूसरा कितना वैल्यू का इंपोर्ट कर सकता है, वैल्यू एडिशन, और ये क्वांटिटी। 4 पॉइंट हो गए। थैंक यू अपर्णा जी। छठा एक्चुअल यूजर का पॉइंट हो गया। सातवां एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का। आठवां वैलिडेशन का। ये 9 पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो काम हो जाएगा, और क्या, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। अब आइए पढ़ते हैं।
एप्लीकेबिलिटी ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, ये सब ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन इज इशूड टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स। भैया इनपुट्स क्या, inputs which is physically incorporated in export product, making normal allowance of wastage। कितना परसेंट फिजिकली इनकॉर्पोरेट होगा जरा बताएंगे आप, कितना परसेंट फिजिकली इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, बताएंगे आप? नहीं 15% नहीं, एज पर SION स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, ये तो वैल्यू है 15%। क्या कितने दाम में बेचेंगे, इन क्वांटिटी कितनी फिजिकली इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, दैट इज इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। करेक्ट है। इन एडिशन फ्यूल ऑयल कैटलिस्ट, ये तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें तो नजर नहीं आता। इन एडिशन फ्यूल ऑयल कैटलिस्ट विच इज कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मे ऑल्सो बी अलाउड। तो ये हमारे ऊपर एहसान कर दिया इन्होंने। तो इस प्रोडक्ट में जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं उसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूल ऑयल कैटलिस्ट को भी हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ करेंगे। सही बात है। फिर एडवांस ऑथराइजेशन इशूड फॉर इनपुट्स इन रिलेशन टू रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑन द फॉलोइंग बेसिस: स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर। बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं भी कंफ्यूज कर जाता हूं कभी कभी। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में नजर आएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर के पैराग्राफ 4.07 में। एप्लीकेंट स्पेसिफिक प्रायर फिक्सेशन ऑफ नॉर्म बाय द नॉर्म्स कमिटी, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए ब्रांड रेट फिक्स करवाते हैं, उसके लिए नॉर्म्स कमिटी है। नॉर्म्स कमिटी के बारे में पैरा 4.06 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड फॉर्म ये है ANF 4B। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रेटिफिकेशन, यानी कि सेल्फ रेटिफिकेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन स्कीम 4.07 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब मैं आपको डिफरेंस इसीलिए बता रहा हूं, ये सेल्फ रेटिफिकेशन है, ये 4.07A ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन, ये 4.07 हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर। तो सेल्फ रेटिफिकेशन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में है, ये हैंडबुक ऑफ, दोनों 4.07 टाइप का है। सही बात। इसके बाद एडवांस ऑथराइजेशन एलिजिबल एप्लीकेंट कैन बी इशूड ईदर टू मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड टू सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। करेक्ट, ये आप पढ़ लीजिएगा। एडवांस ऑथराइजेशन शैल बी इशूड फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट टू SCZ। देख रहे हैं आप, तो एक्सपोर्ट टू SCZ शिपिंग बिल अभी कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर मिलेगा। इंटरमीडिएट सप्लाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये इंटरमीडिएट सप्लाई क्या है, मैं देख के बताऊंगा आपको। ये इंटरमीडिएट सप्लाई क्या मर्चेंट एक्सपोर्टर टू सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर है या फिर क्या है, समझ में नहीं आ रहा। सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको छोड़ देते हैं। Supply of stores on board of foreign going vessel or aircraft subject to condition there is a specific standard input output norms in respect of items supplied। करेक्ट। अब जब ये कहता है कि आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में कब मानूंगा, जब मैं फिजिकल एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया करूंगा तब, यस और नो। सप्लाई टू SCZ मानूंगा या नहीं मानूंगा, यस। अब मुझे याद कीजिए, मैंने आपको बताया था सप्लाई टू SCZ डेवलपर को मैं करता हूं इंडियन करेंसी में, और SCZ यूनिट को करता हूं इंडियन करेंसी में, तो क्या मैं इसको एक्सपोर्ट मानूंगा? हमने लास्ट क्लास में किया था आपके साथ, बोला अगर SCZ डेवलपर को कर रहे हैं इंडियन करेंसी में तब तो मानेंगे, लेकिन SCZ यूनिट को कर रहे हैं इंडियन करेंसी में तो नहीं मानेंगे। इसको तभी मानेंगे व्हेन यू आर डूइंग इन फॉरेन करेंसी। याद है आपको?
लिखा हुआ भी आएगा हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में। अरे बता दीजिए याद है या नहीं, लास्ट क्लास में किया था। इसके बाद advance authorization for annual requirement only be issued for items notified under standard input output norms, and it shall not be available in case of ad hoc norms under this, यानी कि नॉर्म्स कमिटी द्वारा फिक्स करवा के आप एडवांस ऑथराइजेशन नहीं ले सकते। आपको पूरे साल का एडवांस ऑथराइजेशन चाहिए तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स में होना चाहिए। करेक्ट है। फिर और एक एक्सेप्शन बना दिया कि एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट शैल आल्सो नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सियॉन वेयर एनी आइटम ऑफ इनपुट अपीयर्स इन अपेंडिक्स 4J। मैंने ये अपेंडिक्स 4J निकाल के देखा नहीं कौन से इनपुट्स इसमें आ रहे हैं। करेक्ट है। तो हमने ये स्लाइड में जो लिखा था एक्चुअल यूजर, फिर ये एडवांस ऑथराइजेशन ऑन कंसाइनमेंट बेसिस एप्लीकेबल फॉर ऑल गुड्स, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ओनली फॉर सियॉन गुड्स। सही बात। एलिजिबल कंडीशंस टू ऑब्टेन एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, ये हमसे एक गलती हो गई। एक्सपोर्टर्स हैविंग फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए ये था, ये वाला जो था एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए था। तो कंसाइनमेंट बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एनुअल रिक्वायरमेंट पूरे साल भर का इंपोर्ट का था ये। सही बात है, इसको ठीक करना होगा, जो हमने कर ही लिया। 3% ऑफ exporters having past performance in at least preceding 2 financial years shall be entitled for advance authorization for annual requirement. दूसरा, entitlement in terms of CIF value of import shall be up to 3% of FOB value of physical export, यानी कि SCZ supply of stores to foreign going vessel or aircraft नहीं देखना है, सिर्फ physical exports which are going outside India। और FOR value of deemed export, अच्छा ये देख लेंगे, in preceding financial year or ₹1 crore whichever is higher। सही बात। हायर है तो ये मिनिमम 1 करोड़ हो गया, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम 1 करोड़ हो गया। इसके बाद 4.07A सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम। ये सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम देखिए क्या है, where there is no SOIN or valid ad hoc norms, यानी कि आप नॉर्म्स कमिटी में भी नहीं जाते हैं, for an export product where SOIN has been notified but exporter, अच्छा देखिए SOIN has been notified but exporter intends to use additional inputs in the manufacturing process, तब है ये। करेक्ट है। तो एलिजिबल एक्सपोर्टर कैन अप्लाई फॉर एन एडवांस ऑथराइजेशन अंडर दिस स्कीम ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन एंड सेल्फ रेटिफिकेशन बेसिस। RA यानी कि रीजनल अथॉरिटी मे इश्यू एडवांस ऑथराइजेशन एंड सच केसेस नीड नॉट बी रेफर्ड टू नॉर्म्स कमिटी फॉर रेटिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स। एप्लीकेशन यानी कि रीजनल अथॉरिटी कर देगी। एप्लीकेशन अंडर दिस स्कीम शैल बी मेड अलोंग विद ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए चार्टर्ड इंजीनियर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला मांगेंगे आपसे। करेक्ट है। इसको आप पूरा पढ़ लेंगे, आप खाली थ्योरी है, आएगा कुछ नहीं एग्जाम में, ये निश्चित है। लेकिन बस इतना ही अगर मान लीजिए आता है MCQ में कि सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम किसको अप्लाई करना चाहिए या कब अप्लाई होगा, तो पहला SOIN norms have been fixed। दूसरा व्हेन यू इंटेंड टू यूज एडिशनल इनपुट यानी कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट तभी होगा। कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए कि चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट चाहिए, क्या रीजनल अथॉरिटी नोटिफाई करेगा या कोई और अथॉरिटी नोटिफाई करेगा, तो रीजनल अथॉरिटी ही करेगा। तो ये सब पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अलावा बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। An exporter who holds AEO certificate, authorized economic operator,
under common accreditation program of CBIC eligible to opt for this scheme। अच्छा, सिर्फ इन्हीं के लिए है, तो बाकी के लिए नहीं है, तो और भी कंडीशंस हो गए। फिर बाकी और कंडीशंस, कौन से गुड्स पे मिलेगा, कौन से गुड्स पे नहीं मिलेगा, ये सब लिखा हुआ है। फिर कितना वेस्ट प्रोडक्ट, फिर ऑडिट के बारे में लिखा हुआ है, इनिशिएट स्पेशल ऑडिट के बारे में लिखा हुआ है, तो ये सारे कहानी लिखी हुई। करेक्ट है। ये वैल्यू एडिशन हम लोग कर चुके हैं आपके साथ। मिनिमम वैल्यू एडिशन 15% होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए 8% भी है, जो मैं आपको दिखला ही चुका। टी के लिए मिनिमम वैल्यू एडिशन 50% है। जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के लिए 2.5%, 5% ये सब भी है, तो ये इसमें लिखा होगा, आप देख लीजिएगा अगर जब प्रैक्टिस में जाएंगे। तो वैसे ये उसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम पर्पस के लिए जरूरत नहीं है। डिटेल्स और ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड मैं बता ही चुका हूँ सब। कस्टम टैरिफ एक्ट में जितनी भी ड्यूटीज लगती है, फाइनेंस एक्ट में जितनी भी ड्यूटीज लगती है, वो सारा एग्जेम्प्ट है। करेक्ट है। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्यों लिख रहा है? जब एग्जाम्प्ट है तो ड्रॉबैक का मतलब नहीं बना। ड्रॉबैक एज पर रेट डिटरमिन्ड एंड फिक्स्ड बाय कस्टम अथॉरिटी शैल बी अवेलेबल। चलिए, ड्रॉबैक का अलग से पैराग्राफ आ गया, इसको एक बार छोड़ते हैं। एक्चुअल यूजर कंडीशन फॉर एडवांस ऑथराइजेशन, तो जो इंपोर्ट करेगा वही यूज करेगा, दैट इज एक्चुअल यूजर कंडीशन। करेक्ट है। इसके बाद इंपोर्टेबिलिटी एंड एक्सपोर्टेबिलिटी ऑफ आइटम दैट आर प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड और एसटीई, ये मैं आपके साथ डिस्कस किया था। ये वाला कहाँ गया? ये वाला। No export or import of an item shall be allowed under advance authorization DFA if the item is prohibited for exports or import respectively। तो हमने क्या लिखा कि ये prohibited है, तो import not allowed, export is allowed subject to notification। तो ये लिखेगा इसमें exports of prohibited item may be allowed under advance authorization provided it is separately so notified subject to conditions given। सही बात। Items reserved for imports by STE cannot be imported against advance authorization or DFIA, तो ये ST वाला not allowed है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? However, those items can be procured from ST against ARO। ये ARO का फुल फॉर्म है और इनवैलिडेशन लेटर, इसका मुझे देखना पड़ेगा, मुझे मैं तुरंत भूल गया, या पढ़ लीजिएगा। एसटी से वो खरीद सकता, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब मैंने आपको बता ही दिया था, पढ़ लेंगे आप। इंपोर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स शैल बी अलाउड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, हमने क्या लिखा? इंपोर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स विल बी अलाउड। करेक्ट है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, वो स्लाइड में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो ये 20, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। डोमेस्टिक सोर्सिंग ऑफ इनपुट्स, तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा, ये हमने बता ही चुका। कैन प्रोक्योर इनपुट्स फ्रॉम इंडिजिनियस सप्लायर्स, स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज, ईओयू, ईएसटीपी इन लिeu ऑफ डायरेक्ट इंपोर्ट। ये देखिए एडवांस रिलीज ऑर्डर है, सच प्रोक्योरमेंट कैन बी अगेंस्ट एडवांस रिलीज ऑर्डर। मुझे ये हो गया, इसको आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में आता हूँ। जनरल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन में मैंने आपको एडवांस ऑथराइजेशन का एप्लीकेशन कहीं नहीं बताया ना, किसको अप्लाई करेगा, कौन सा फॉर्म होगा। अच्छा, ये फॉर्म, ये सब के बारे में डिस्कस नहीं किया। ओके। हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर शैल बी फाइल्ड ऑनलाइन। फॉर्म कौन सा होगा? ANF 4A, ऑब्वियसली जिसके पास IC होल्डर ही अप्लाई कर सकता है, प्लस मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइप 2, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। फिर एप्लीकेंट डिटेल्स, RCMC भी होना चाहिए उसके पास,
NF4A में अप्लाई करेगा। फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स के लिए NF4B, पढ़ लीजिएगा इसको फटाफट। एप्लीकेशन मेड बाय एन एक्सपोर्टर शैल बी वैलिड फॉर 1 ऑथराइजेशन, और इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? हमने कितनी वैलिडिटी बताई थी आपको? 12 मंथ्स। और यहाँ कितना लिखा हुआ है? So this is validity. Validity period of import of advance authorization shall be 12 months from the date of issue of authorization. ठीक है, फिर 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है, फिर दोबारा सेकंड रीवैलिडेशन फॉर 6 मंथ हो सकता है। ये फॉर्म का नाम लिखा हुआ है जिसमें आप एक्सटेंशन करवा सकते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है एक्सपोर्टर्स EPC ऑन द एप्लीकेशन, ये ना, ये जो नॉर्म्स कमिटी में जो आप अप्लाई करते हैं, नॉर्म्स फिक्स करवाते हैं कि इतना क्वांटिटी होना चाहिए, वो नॉर्म्स 2 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, ये रहा सेल्फ डिक्लेरेशन ऑथराइजेशन वेयर SOIN डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी वही है, बट एक्सपोर्टर इंटेंड्स टू यूज एडिशनल इनपुट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो सेल्फ डिक्लेरेशन और सेल्फ रेटिफिकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन एक बार देखते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन में लिखा हुआ नो SOIN है, regional authority may also issue advance order where there is no SOIN or no valid ad hoc norms for an export product, or where SOIN ad hoc norms may have been notified or published, but exporter intends to use additional inputs in the manufacturing process. और सेल्फ रेटिफिकेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां भी सेम है, नो SOIN, ये भी है। तो मुझे लगता है ये सेल्फ रेटिफिकेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन वन एंड द सेम थिंग है। क्या लग रहा है आपको? दोनों में कंडीशन सेम है। चलिए, इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन में कुछ एंटाइटलमेंट डाल दिया कि मैक्सिमम CIF वैल्यू आप कितना इंपोर्ट कर सकते हैं स्टेटस होल्डर्स के लिए, अदर देन स्टेटस होल्डर्स के लिए। पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर आपको एक्सेस एंटाइटलमेंट चाहिए, एक्सेस इंपोर्ट करना चाहिए जितना फिक्स है, तो आपको 100% बैंक गारंटी देना पड़ेगा। ये वैलिडिटी हम लोग कर ही चुके हैं आपके साथ। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 18 मंथ्स में, और फिर 6 मंथ का एक्सटेंशन है जो यहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ है, प्लस फीस आपको देनी पड़ेगी एक्सटेंशन के लिए। करेक्ट है? पढ़ लेंगे आप। 6 मंथ कहाँ लिखा हुआ है? 6 मंथ ये रहा, अप टू 6 मंथ, मैंने बोल्ड नहीं किया। और फीस देगा, फिर फर्दर 6 मंथ ये रहा, अगर 50% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हो चुका है इन क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑन प्रो रेटा बेसिस। करेक्ट है? बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ऑब्वियसली जब आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करेंगे तो आपको एक फॉर्म जमा जरूर करवाना पड़ेगा। ये एक CA फाइनल का एक क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। Fintech manufacturers manufacture goods by using imported inputs and supplies the same under aid program of the United Nations. The payment for such supply is received in free foreign exchange.
कैन फिनटेक्स मैन्युफैक्चर सीक्स एडवांस ऑथराइजेशन फॉर द सप्लाईज मेड बाय इट? बताइए। मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। तो फिनटेक्स क्या करता है? इंपोर्ट करता है और डोमेस्टिकली किसी यूएन के एड प्रोग्राम में सप्लाई कर देता है। यूएन के एड प्रोग्राम में, और ये इंपोर्ट ड्यूटी जो इंपोर्ट करना चाहता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना चाहता है, एक्सेम्पशन क्लेम करना चाहता है। इसके लिए वो एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है। क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? बताइए। नहीं कर सकता। एक बार, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। करेक्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब एक बार हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। Eligible applicant, advance authorization shall be issued for physical export including export to SEZ, intermediate supply of goods to category and stores. ये इंटरमीडिएट सप्लाई क्या है? इसमें अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये डीम्ड एक्सपोर्ट है? देखिए, एज पर सेक्शन 147 जिसको सप्लाई कर रहा है इसके पास एडवांस ऑथराइजेशन होना चाहिए। जो सप्लाई कर रहा है वो नहीं, जिसको सप्लाई कर रहा है उसके पास एडवांस ऑथराइजेशन होना चाहिए। ऐसा है नहीं। सही बात है। तो अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं, इज इट डीम्ड एक्सपोर्ट? इज इट डीम्ड एक्सपोर्ट? अरे बोलिए जल्दी। एज पर सेक्शन 147 एडवांस ऑथराइजेशन जिसके पास हो, ईपीसीजी का लाइसेंस जिसके पास हो या ईओयू हो, वही तो होना चाहिए। और इसके पास एड प्रोग्राम टू यूएन, जीएसटी में याद कीजिए, इफ आई एम सप्लाइंग टू एड प्रोग्राम ऑफ यूएन तो इसके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अरे हाँ या ना? तो ये जीएसटी कलेक्ट करेगा, जमा करवाएगा और ये जीएसटी का रिफंड क्लेम करेगा। सही बात है या नहीं? तो इन जीएसटी इट इज नॉट डीम्ड एक्सपोर्ट, सॉरी, इन कस्टम्स लॉ इट इज एज पर फॉरेन ट्रेड, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, एज पर जीएसटी इट इज नॉट ए डीम्ड एक्सपोर्ट। करेक्ट। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैंने अभी भी आपको बताया था। इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये 147 वाला तो डीम्ड एक्सपोर्ट है, उसके अलावा बहुत सारे हैं जिसमें सप्लाई टू एड प्रोग्राम इज आल्सो ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। सही बात। अब अगर मैं इसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानता हूं, अगर मैं इसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानता हूं तो ये इंपोर्ट ड्यूटी 0 और इसमें इंपोर्ट ड्यूटी ये भी 0 लगाएगा, लेकिन जीएसटी लेगा या नहीं लेगा? जीएसटी लेगा या नहीं लेगा? जल्दी बोलिए। जीएसटी तो लेगा ना, क्योंकि एज पर जीएसटी इट इज नॉट ए डीम्ड एक्सपोर्ट, तो जीएसटी लगेगा, जीएसटी का रिफंड क्लेम कर लेगा।
ना जो क्वेश्चन ये है, क्या एडवांस ऑथराइजेशन के लिए डीम्ड एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट मानेंगे? एक मिनट रुक जाइए। सप्लाई टू, थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं। यूएन एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एज पर जीएसटी, डीम्ड एक्सपोर्ट यस नो, करेक्ट। अब क्या सप्लायर जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है उसको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा? और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए जो एक्सपोर्ट हम लोग मानते हैं, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट मान रहे हैं, वो सिर्फ फिजिकल एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट टू एससीजेड है, इंटरमीडिएट सप्लाई है। ये जो लिखा हुआ पैराग्राफ 7.02, ये सब, एक मिनट, 7.02 BCEFGH ऑफ FTP, पैराग्राफ 7 में चले। ये देखिए 7.0, ये जी आ गया, डीम्ड एक्सपोर्ट है या नहीं है? 7.02 वापस आते हैं। सेवन पॉइंट जीरो टू बी जी भी है। तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट की कहानी है। तो अब ये कहानी ये हो गई कि इसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे तो एडवांस ऑथराइजेशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, हाँ या ना? अरे कह दीजिए। चलिए, तो ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ आइए, XYZ has imported inputs without payment of duty under advance authorization. The CIF value of such import is 10 lakh. The inputs are processed and the final product is exported. The exports made by XYZ are subject to general rate of value addition. General rate of value addition मतलब कितना परसेंटेज वैल्यू एडिशन होना चाहिए? 15%. नो अदर इनपुट इज बीइंग यूज्ड। अगर नो अदर इनपुट यूज नहीं हुआ तो सेल्फ रेक्टिफिकेशन या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन में गया नहीं होगा। व्हाट शुड बी द मिनिमम एफओबी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स? बताइए, एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कितना होना चाहिए मिनिमम? $10 लाख में 15% ऐड कर देंगे, 115%, बिल्कुल सही है। तो ये 11,50,000 आ जाएगा। A has used some duty paid inputs in its export products. However, for the rest of the inputs, he wants to apply for advance authorization. Can he do so? Explain. A has used some duty paid inputs in export products. Okay. तो वो A input A B C import करता है या A B import करता है, फाइनल प्रोडक्ट A बनाता है। A तो ड्यूटी पेड है, B के लिए वो एडवांस ऑथराइजेशन चाहता है। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? कहिए। पॉसिबल है, पॉसिबल है। जिसके लिए इसने ड्यूटी पे किया उसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लेगा, इसके लिए एडवांस ऑथराइजेशन चला जाएगा। सही बात है। ठीक है। ड्रॉबैक अलाउड मस्ट बी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर एडवांस ऑथराइजेशन। अब देखिए, ये चीज हमें जो समझ में नहीं आ रही थी वो यहाँ है, एडमिसिबिलिटी और ड्रॉबैक। तो अब जब आप एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करें तो ये
कई इनपुट्स हैं जिसमें से कुछ इनपुट्स में आप ड्यूटी पेड है, कुछ में एग्जेम्पशन है, तो जिस इनपुट पे आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना चाहते हैं वो मेंशन होना चाहिए एडवांस ऑथराइजेशन के फॉर्म में। सही बात है। तो वी कंप्लीटेड एडवांस ऑथराइजेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल्ड था, काफी डिटेल्ड था। कल मिले, कल हम लोग एपीसीजी कंप्लीट करेंगे आपके साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।